वेलकम स्टूडेंट्स इन योर इजी एंड इंटरेस्टेड एसएसटी क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है ये बोलते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है नहीं समझ में आता है, तो मैं इसको जो है आज आपके लिए बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इजी है, कोई डाउट नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। लेट अस फोकस ऑन दिस। 1815 का जो है पीरियड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1815 में जो वाटरलू का युद्ध होता है, वाटरलू का जो वार्ड में इसमें डिफेटेड होता है फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट। और इस वार्ड के द्वारा जो है ट्रीटी ऑफ वियना के में जो है कुछ कंसिडर्स किया जाता है जर्मनी के लिए, तो उसी को हम फोकस करते हैं। तो उस ट्रीटी के अंतर्गत जो 39 स्टेट में जो है जर्मन को स्टे कर दिया गया, उसके पार्ट को स्टे कर दिया गया था, वो जो है लूज ग्रुपिंग देर जो है जर्मन के स्टेट जो है हैड लूज ग्रुपिंग, इसी को नाम दिया गया जर्मन कन्फेडरेशंस। जर्मन कन्फेडरेशन क्या है, जो 39 स्टेट जो बने हुए थे वो लूज कर रहे हैं अपनी ग्रुपिंग को, उसी को नाम दिया गया जर्मन कन्फेडरेशंस। और इसके अंतर्गत जो है इस 39 स्टेट्स जो है उसमें दो लार्ज स्टेट थे, ऑस्ट्रिया हंगरी और पर्शिया, जो कि इस कन्फेडरेशन में सबसे मोस्ट पावरफुल जो है और लार्ज स्टेट के रूप में था। अगर इन दोनों की बात करते हैं, कौन, ऑस्ट्रिया हंगरी और जो है पर्शिया, तो पर्शिया में ज़्यादा नेशनलिज्म राइज अप हुआ था। किसके कंपेयर में? अदर्स जो है जर्मन स्टेट के कंपेयर में। इसके पीछे रीज़न क्या है? देयर आर 3 रीजन्स। पहला रीज़न क्या है, जो पर्शिया में मेनली जो है जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा थे। मोस्ट जर्मन स्पीकर्स पॉपुलेशन लिव इन पर्शिया, लेकिन ऑस्ट्रिया में एथनिक लैंग्वेज ग्रुप ऑफ पीपल स्टे कर रहे थे। दूसरा जो है पर्शिया ज़्यादा पावरफुल था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मिलिट्री के कंपेयर में, इसीलिए उस समय जो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूरोप में ये सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री के रूप में राइज अप हुआ था। और पर्शिया में ही जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा फास्टर ग्रो अप हुआ, किसके कंपेयर में? अदर जर्मन स्टेट के कंपेयर में। इसीलिए पर्शिया उस समय जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट के रूप में कन्वर्टेड हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि 1815 में जो है 39 स्टेट जो था उसमें जो है लूज जो ग्रुपिंग हुआ, उसी को हम जो है जर्मन कन्फेडरेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा चीज़ जो है कि इन 39 स्टेट में जो है पर्शिया और ऑस्ट्रिया हंगरी की अगर हम बात कर रहे हैं, ये दो स्टेट सबसे लार्ज स्टेट है और इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है पर्शिया जो है ज़्यादा था, क्योंकि इसमें जो है पर्शिया में ज़्यादा जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। ऑस्ट्रिया में जो है वो एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे। जर्मन मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्शिया का था, इसीलिए जो है सेंटर में यूरोप में सबसे ज़्यादा पावरफुल के रूप में ये राइज अप हुआ। फिर अदर्स बात में जो है थर्ड जो पॉइंट ये कहता है कि पर्शिया जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे फास्टर हुआ, किसके कंपेयर में? ज़्यादा जो है जर्मन के स्टेट के कंपेयर में। अगर हम बात करते हैं कि 1848 में जो है वो जर्मनी में एक राइट दंगा जो है क्रिएट होता है, कहाँ पे? बर्लिन में। बर्लिन द कैपिटल ऑफ जर्मनी। यहाँ पे याद रखिएगा कि 1848 में जो है एक दंगा मेजर राइट होता है। इस मेजर राइट्स के कारण जो है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएटेड होता है। प्रॉब्लम क्या क्रिएटेड होता है? दैट इज़ जो है वहाँ पे ट्रेफिड अनस्टेबल पर्शिया किंग, यानी कि जो है एक भयावह माहौल, एक जो है अनस्टेबल किंगडम का राइज अप हो जाता है। किसके पीरियड में? उस समय जो किंग थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, उसके पीरियड में। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के समय में जो है दंगा जो होता है और वो स्टेबल नहीं कर पाते हैं, नतीजा इनको फोर्स किया जाता है। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को फोर्स किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन करने के लिए। और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न होता है फॉर द किंगडम के लिए। किंगडम के लिए जो है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं तो फ्रेडरिक विलियम्स के बाद जो है इन द पीरियड ऑफ 1861 में विलियम फर्स्ट जो है वो किंग के रूप में आता है और ये सबसे ज़्यादा उसके कंपेयर में जो है ये सक्सेसफुल रहता है।
विलियम फर्स्ट ज़्यादा सक्सेसफुल किसके कंपेयर में रहता है? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के कंपेयर में। और जो है विलियम फर्स्ट जो है वो चाहता है कुछ रिफॉर्म, सर्वल रिफॉर्म चाहता था, किसमें? पर्सिया के अंतर्गत। कैसा वो रिफॉर्म? वो चाहता था कि उसकी आर्मी जो है वो डबल हो जाए, दुगना हो जाए। अगर उसकी आर्मी दुगना हो जाए तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो ज़्यादा वर्क परफॉर्मेंस कर सकता है सेंट्रल यूरोप में। लेकिन लिबरल्स पार्लियामेंट इसको रिफ्यूज़ कर देता है कि आप इस तरीक़ा से नहीं कर सकते कि इसमें मनी का ज़्यादा खर्च होगा। तो विलियम जो है ये उसकी अथॉरिटी का मेन चैलेंजेस था, क्योंकि लिबरल्स जो है पार्लियामेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? तो सपोर्टेड वो हो रहा था किसके द्वारा? जो जंकर्स थे, वेल्दी पर्सन थे, जो लैंड ओनिंग क्लासेस था, उनके द्वारा ये सपोर्टेड हो रहा था। और एट लास्ट इसके कारण सपोर्ट से वो जो है पूरे जो है वर्क परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। और उसको जो है विलियम जो है वो इन्वेस्टेड हो रहे थे किसके थ्रू? जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, मिलिट्री लीडर थे, जंकर क्लास के पीपल थे, इनके द्वारा जो है वो वर्क परफॉर्मेंस करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो ये पिक जो है विलियम फर्स्ट का है। नाउ इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं तो 1862 का पीरियड, 1862 का पीरियड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इस पीरियड में जो है डिफ़िकल्टी विद द पार्लियामेंट स्टार्ट होता है, ओवरकम देखने को मिलता है पार्लियामेंट में काफ़ी डिफ़िकल्टी, क्योंकि जो है इस पीरियड में जो है विलियम जो है वो इलेक्टेड होता है जो है कंजर्वेटिव जंकर्स के थ्रू। और उसी में जो है जो फर्स्ट न्यू प्राइम मिनिस्टर रूप में जो है अपॉइंट होता है कौन? ओटोमन बिस्मार्क। यही ओटोमन बिस्मार्क जिसको हम जो है आयरन मैन ऑफ जर्मनी के रूप में जानते हैं। इन्होंने जो है की बात कहा जाए तो ये बहुत ही जो है मास्टर ऑफ द रीप पॉलिटिक्स थे, मतलब कि वो जो है पॉलिटिक्स की हर एक नर्व्स को जानते थे। वो अच्छी तरीक़ा से जानते थे कि किस तरीक़ा से रूल्ड किया जाए, किस तरीक़ा से जो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को जो है बेहतर किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम किया जाए, नेशनलिज्म को राइज अप कैसे किया जाए। इन पे उनका जो है काफ़ी दिमाग जो है काफ़ी वर्क परफॉर्मेंस है, इसीलिए उनको जो है एक रियल पॉलिटिक्स के रूप में जानते हैं। इसीलिए वो जो है बिस्मार्क के लिए जो अंडरलाइंस जो है वर्ड्स, इसको थोड़ा सा बेहतर रूप से आप जानें कि बिस्मार्क जो है वो एक्शन डिक्लेयर करता है किसके खिलाफ, जो है वो भी समझिए, जो लिबरल्स पार्लियामेंट के खिलाफ, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार लिबरल्स जो है नेशनलिज्म या जो है पर्सिया के जो है विलियम फर्स्ट के खिलाफ कोई खड़ा हो। इसीलिए वो जो है डिक्लेयर करता है विदाउट जो है कॉन्सेंस ऑफ द पार्लियामेंट और विदाउट लीगल बजट, एक्शन जो वो क्रिएट करता है, डिक्लेयर करता है किसके? रूल विदाउट द कॉन्सेंस ऑफ पार्लियामेंट और विदाउट लीगल बजट के खिलाफ। तो इस तरीक़ा से हम देख सकते हैं कि विलियम फर्स्ट के लिए जो है बिस्मार्क काफ़ी वर्क परफॉर्मेंस दे रहा था। वो एक्शन डिक्लेयर कर दिया किसके बिना? विदाउट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट और विदाउट लीगल बजट के खिलाफ। अगर हम बात करते हैं एट द फाइनली, अगर हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा फोकस और ध्यान दें। ये जो है पिक्चर है ओटोमन बिस्मार्क का। उन्होंने जो है एक स्पीच एडेड किया। जो स्पीच क्या था? जो ये वर्ड्स हैं, ओटोमन बिस्मार्क की बात करते हैं तो ओटोमन बिस्मार्क जो है प्राइम मिनिस्टर होते हुए पहला स्टेटमेंट्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं। वो डिक्लेयर क्या था कि जो है कोई भी ग्रेट क्वेश्चंस आज के डेट में जो है वो सॉल्व नहीं किया जा सकता है किसके थ्रू? स्पीच और मेजर डिसीजन के द्वारा। और ये एक सोल्यूशन किसके थ्रू किया जा सकता है? ब्लड और आयरन। यहाँ ब्लड आयरन का मतलब ये है कि हमें जो है वर्क परफॉर्मेंस करना होगा। इसके लिए हमें जो है ब्लड अगर जो है बहाना होगा उसको वर्क करना। और आयरन का मतलब है कि यहाँ पे जो है पावर को, यानी कि अपने वेपन्स का यूटिलाइज करना है, अपने आर्म्स का यूटिलाइज करना है और नेशन के लिए वर्क परफॉर्मेंस देना है। इसीलिए ये वर्ड्स जो है ब्लड एंड आयरन के रूप से जाना
जाने लगा, जो कि ओटोमन बिस्मार्क के थ्रू दिया गया था। ओटोमन बिस्मार्क की अगर हम बात करते हैं तो ओटोमन बिस्मार्क जो है वो लीग जो है लॉयल था किसके प्रति, जो है बोथ द किंग कौन, जो है आपके पर्सिया के विलियम्स फर्स्ट के और जो है इससे पहले के किंग के प्रति। तो ये जो है व्यक्ति, इन्होंने जो है वर्ड परफॉर्मेंस देना शुरू, ये काफ़ी ट्रस्टी थे किस चीज़ को, पावर को ग्रोथ अप करने के लिए, पर्सिया अम्पायर को जो है बढ़ाने के लिए ये काफ़ी ट्रस्टी थे, प्यासा थे, अपने वर्क को बहुत बेहतर अफोर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं 1864 में, तो इन्होंने जो है अलायंस विथ ऑस्ट्रिया करते हैं, एक अलायंस किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, क्योंकि जो है पर्सिया को स्टेबलाइज करना था, एक्सपेंड करना था, एम्पायर को बढ़ाना था, इसीलिए वो ऑस्ट्रिया के साथ जो है वो एग्रीमेंट करते हैं। और इस एग्रीमेंट किसके अगेंस्ट में, जो है डेनमार्क के अगेंस्ट में। तो डेनमार्क के अगेंस्ट में ये वर्क इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो जो है बिस्मार्क चाहते थे कि टेक द बाउंड्री, कौन सा बाउंड्री, द प्रोविंस ऑफ स्केविंग एंड हॉलस्टीन, ये जो है ये दो प्रोविंस को वो जो है गेन अप करना चाहते थे, इसीलिए वो जो है एग्रीमेंट किसके साथ करते हैं, ऑस्ट्रिया के साथ। और इससे क्या होता है कि एक नेशनलिज्म प्राइड जो है वो इंक्रीज़ करता है पूरे जर्मनी नेशन में। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो ऑस्ट्रिया और पर्सिया के बीच जो पार्ट जो थे, तो उस पर आप कंट्रोलेशंस होता है, जो ऑस्ट्रिया कंट्रोल किस पे, हॉलस्टीन पे कंट्रोल कर लेता है, और पर्सिया कंट्रोल करता है स्केविजिंग पे कंट्रोल कर लेता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो है इम्पॉर्टेंट बात होती है, जब ये एग्रीमेंट के बाद जो है कंट्रोल जो है ऑस्ट्रिया का हॉलस्टीन्स पे और पर्सिया का जो है स्केविंग्स पे कंट्रोल जब हो जाता है और नेशनलिज्म का जो फीलिंग राइज अप होता है, तो इसमें जो है बिस्मार्क सस्पेक्टेड होता है और वुड लीड द टेंशन, और काफ़ी टेंशन का बात भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो है डिसएग्रीमेंट वुड बी सबस्टेटेड प्लान द परफेक्टली, अगर ये सारा इन्वायरमेंट होगा तो देन जो है ये डिसएग्रीमेंट जो है वो प्लान को जो है परफेक्टली रूप से जो है सूट करेगा। अगर हम बात करते हैं बिस्मार्क की, तो बिस्मार्क जो है इसके बाद क्या वर्क परफॉर्मेंस दिया वो थोड़ा सा जाने। तो बिस्मार्क जो है वो जो क्रिएट बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो हमने ये बात कहा था वही चीज़ को रिपीटेड किया गया है कि बिस्मार्क जो है डिलिबरेटली क्रिएटेड बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ऑस्ट्रिया ओवर द स्केविंग एंड हॉलस्टीन्स। ये जो है बाउंड्री जो है कौन सा क्रिएटेड, जिसके जो है ऑस्ट्रिया के थ्रू जो है वो स्केविंग और जो है हॉलस्टीन में जो किया गया था उसके लिए डिलिबरेटेड किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं बिस्मार्क जो है वो जो है डिलिबरेटी किया बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट को, किसके साथ, जो है ऑस्ट्रिया के साथ, जो ऑस्ट्रिया जो है स्केविंग्स और हॉलैंड्स के द्वारा को जो है कैप्चरिंग करने के लिए उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ। तो फाइनली जो है 1861 में जो है ऑस्ट्रिया डिक्लेयर द वॉर ऑन पर्सिया, पर्सिया जो है उसके साथ जो है वॉर को क्लियर करता है और ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इस वॉर को जो है एक नाम दिया गया 7 वीक वॉर के रूप से जानते हैं। यानी जो पर्सिया ऑस्ट्रिया के साथ जो है एक एग्रीमेंट किया था लेकिन वो सस्पेक्टेड के रूप में था और सस्पेक्टेड ने जो है धीरे धीरे एक वॉर के रूप में क्रिएटेड लाया और उस वॉर को एक नाम दिया 7 वीक वॉर। जिस वॉर के द्वारा जो है पर्सिया ने जो है ऑस्ट्रिया को ह्यूमिलेटेड किया, उसको जो है हराया, उसको डिफेटेड किया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो लॉस करता है द रीजन ऑफ वेनेटिया इन द इटली में जो है उसका जो है एरिया लॉस करता है। इसके बाद जो है पर्सिया जो है की विक्ट्री के बाद जो है अगर हम बात करते हैं तो
इसमें जो है इन 1864 में जो रिमेनिंग स्टेट जो नॉर्थ जो पार्ट में जो स्टेट थे वो ज्वाइन हुआ और इसको एक नाम दिया गया नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशंस। नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशंस जो पर्सिया इस विक्ट्री के बाद जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न जो है पर्सिया किंगडम का जो है यूनाइट हुआ और जो रिमेनिंग स्टेट जो थे नॉर्थ पार्ट में उसका भी जो है ज्वाइन होता है और इस ज्वाइन को जो है नाम दिया गया नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशंस। और ये सारा जो है किसके डोमिनेंस के अंतर्गत हुआ? डोमिनेटेड बाय जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जर्मनी जिसका नाम है ओटोमान बिस्मार्क। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1867 का पीरियड बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है क्योंकि इसमें जो है जो साउथ जर्मन स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पर्सिया, वो जो है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पर्सिया से इंडिपेंडेंट होते। लेकिन मेजॉरिटी जो है मेजॉरिटी की बात करें जो पीपल था तो दो कैथोलिक पीपल्स ग्रुप ऑफ पीपल्स में बटे हुए थे, एक रोमन कैथोलिक पीपल एक प्रोटेस्टेंट कैथोलिक पीपल्स, इसमें जो बटे थे। तो अगर पीपल जो रोमन कैथोलिक पीपल थे उनका मानना था दे डिड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ नेशन, वो नेशन का पार्ट बनना नहीं चाह रहे। जो है साउदर्न जर्मनी का स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है किसके कहाँ से? फ्रॉम द पर्सिया से। लेकिन जो है जो वहाँ के जो मेजॉरिटी पीपल जो थे रोमन कैथोलिक पीपल थे वो ये नहीं चाह रहे थे कि इस नेशन का वो पार्ट बने क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस किसके थ्रू हो रहा था? जर्मन प्रोटेस्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू जो है डोमिनेंस हो रहा था, इसीलिए वो इसका पार्ट बनना नहीं चाह रहे थे। तो इसलिए जो है इसमें जो है बिस्मार्क जो है वर्क परफॉर्मेंस देता है और इसके लिए बिस्मार्क जो है स्टार्ट द वॉर विद द फ्रांस के साथ वो वॉर को क्रिएटेड करता। इसको करने के लिए जो है वो काफ़ी वर्क परफॉर्मेंस देता है। जैसे कि हम अगर बात करें तो वो बहुत ही कैनिंग पर्सन था, यानी चालाक था, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन था, किस समय कौन सा वर्क करे ये वो उनको पता था। तो अगर हम बात करते हैं बिस्मार्क की तो बिस्मार्क जो है वो फ्रांस के साथ जो है वॉर को स्टार्ट करता है और ये वॉर का मोटिव ये था कि जर्मनी को फुल्ली जो है वो यूनाइट किया जाए, उसको जो है उसका कॉन्फिडेंस को जो है क्रिएट किया जाए। तो इसीलिए वो एक डिप्लोमेटिक वीज़ा जो है टेलीग्राम को जो है क्रिएट करता है। इस टेलीग्राम के अंतर्गत जो है मैसेज को जो है फॉल्स तरीके से जो है प्रेजेंट किया जाता है। मीन्स एक लेटर को जो है इस तरीक़े से प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाले को जो है एक गलत मैसेज मिले और वो एक्शन ले सके। तो वो क्या था वो समझिए। इसके लिए वो जो है बिस्मार्क ने जो है उस वर्ड्स को जो है उन्होंने कुछ चेंज किया और वो चेंज करके जो है मैसेजिंग को जो है विलियम फर्स्ट ऑफ फ्रांस के एम्बेसडर के बीच में गलत मैसेजिंग करवा के फ्रांस के वार के बाद फ्रांस से जब युद्ध के दौरान जो है पर्सिया ने जो है फुल्ली जो है फ्रांस पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। बिस्मार्क के द्वारा जो है फुल अलर्ट किया गया और पर्शियन आर्मी जो है नॉर्दर्न फ्रांस में इंटर करता है और इंटर करके इन द सितंबर में पर्शियन आर्मी ने जो है पूरे फ्रांस के फोर्स को जो है सराउंडेड कर लेता है, पूरा घेर लेता है और 80,000 प्रिजनर को जो है अरेस्टेड कर लेता है। और उस अरेस्टेड में वहाँ के एम्पायर फ्रांस के एम्पायर किंग जो नेपोलियन थर्ड था उसको भी अरेस्टेड कर लेता है, उसको भी घेर लेता है, उसको भी अपने कैप्चर में ला लेता है। लेकिन जब ये सब फ्रांस को कैप्चरिंग पर्शियन आर्मी और बिस्मार्क के द्वारा हो रहा था तब
फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है वो 4 महीने तक ब्लॉकेज किया गया था। 4 मंथ तक जो है पूरा का पूरा घेराबंदी में था, जिसके कारण जो है पेरिस जो है फाइनली रूप से जो है वीक होता चला गया और एट लास्ट जो है इस ब्लॉकेज के कारण जो है सरेंडर करना पड़ा। और सरेंडर होते ही वहाँ पे जो है फ्रांस पे यानी जो है फ्रांस पे जो है पूरा कंट्रोल पर्शियन आर्मी का हो गया था। अगर हम बात करते हैं जनवरी 1871 का, इस पीरियड में जो है वर्साइल पे जब कैप्चरिंग हो जाता है केसर विलियम फर्स्ट का, तो ये इनको जो है क्राउनेड किया जाता है एज अ केसर के रूप में। केसर का मतलब होता है जो है एम्पायर, वो एम्पायर के रूप में वहाँ पे इलेक्ट हो जाते हैं। और वो जर्मन जो है कॉल्ड द एम्पायर द सेकेंड रीचेज, यानी कि जो है यह फर्स्ट टाइम था जब कोई भी होली रोमन एम्पायर वहाँ पे रूल किया। और इन सब में जो है कंट्रीब्यूशन किसका रहा? बिस्मार्क का, जिसने जो है आयरन और ब्लड के थ्रू जो है पूरे फ्रांस को डिफीटेड करके जर्मनी पे जो है यूनाइट किया और उस जो है नेपोलियन सेकंड को डिफीटेड किया। इस तरीक़ा से जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओटोमन बिस्मार्क से पहले जो है यानी 1815 से पहले जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है पूरे फ्रांस में रूल कर रहा था और फ्रांस जो है सबसे शक्तिशाली देश था, क्योंकि हिस्टोरियंस भी कहते हैं, मर्चेंडिस का भी कहना था कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप में फ्लू आ जाता है, तो मतलब कि उसकी पावर को बताता है। लेकिन जो है 1800 से लेकर जो है यानी 19th सेंचुरी के एंडिंग तक जो है यूरोप के जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंजेस आते चले गए थे। 5 पावरफुल जो है कंट्री थे, वो कौन कौन थे? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पर्शिया जैसे कंट्री काफ़ी पावरफुल रहा था। लेकिन जो है अगर हम बात करें 1971 की, तो इसमें जो है मेनली ब्रिटेन और जर्मनी ही पावरफुल रह गए थे। और अदर्स जो है जिसमें हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया, रशिया, इटली, ये सब जो है नेशन जो है अब धीरे धीरे इकोनॉमिकल रूप से पॉलिटिकल रूप से अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं कर पाया। लेकिन फर्दर जो है धीरे धीरे इन द 19th सेंचुरी की एंडिंग होते होते और बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में जो है पूरे यूरोप में जो है नो वन लॉन्गर इक्वल बैलेंस पावर इन यूरोप में कोई भी लंबा समय तक जो है पावरफुल कंट्री के रूप में स्टेबलाइज नहीं हो पाया। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आपको जो है इस वीडियो को पसंद किए हैं तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और जो भी प्रॉब्लम है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पे जो है नेक्स्ट वीडियो बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इटली का यूनिफिकेशन के बारे में बताऊँगा, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को भी डाउट रहा है। फॉर दिस वीडियो वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।